नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों चुनाव आयुक्तों ने संभाला पदभार। दोनों चुनाव आयुक्तों ने संभाला पदभार। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू ने संभाला कार्यभार। चुनाव आयोग कुछ ही देर में करेगा बैठक। चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। बैठक में तारीखों के ऐलान पर भी हो सकती है चर्चा। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू ने संभाला कार्यभार। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू ने संभाला अपना कार्यभार। प्रधानमंत्री की बैठक के बाद दोनों का नाम सामने आए थे। दोनों चुनाव आयुक्तों ने संभाले पदभार और उसके बाद माना जा रहा है कि कुछ ही देर में चुनाव आयोग की बैठक होगी। बैठक में चुनाव की तारीखों पर चर्चा के साथ ही साथ अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज चुनाव की तारीखों को लेकर कुछ ऐलान भी सामने आ सकता है। बैठक में तारीखों के ऐलान पर भी होगी चर्चा। चुनाव की तैयारियों पर आज बैठक में होगी चर्चा। दोनों चुनाव आयुक्तों ने संभाला अपना पदभार। तो अरुण गोयल की इस्तीफा देने के बाद से पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री की बैठक के बाद कल चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान किया गया और उसके बाद आज दोनों चुनाव आयुक्त ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। दोनों चुनाव आयुक्त ने संभाला कार्यभार। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू ने संभाला अपना कार्यभार। चुनाव आयोग कुछ ही देर में करेगा बैठक। चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। पंद्रह मार्च को कार्यभार ग्रहण किया है। 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने दोनों चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया था। 9 मार्च को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ज्ञानेश कुमार फरवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए, जबकि सुखबीर संधू उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव थे। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संधू 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए। तो दोनों की ही नियुक्ति 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने की थी। चयन समिति ने इन दोनों पर मुहर लगाई थी, जिसके बाद 15 मार्च को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों ने ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग की बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चों के साथ ही साथ सबसे अहम मुद्दा चुनाव की तारीखों को लेकर है, जिस पर आज बैठक होगी। लंबे समय से चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर इंतजार किया जा रहा है। अप्रैल माह में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जा सकता है। तो सहकारिता मंत्रालय पद से सचिव पद से रिटायर हुए सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव रह चुके हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू दोनों ही चुनाव आयुक्तों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, जानकारी है कि अब से कुछ ही देर में बैठक होगी। क्या कुछ खास हो सकता है, क्या ऐलान हो सकता है? देखिए, जिनको बताना चाहूंगा, आज जो नवनियुक्त चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और संधू, उन्होंने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और 11 बजे की जो बैठक है वो बताई जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ ही देर में जो बैठक है बैठक हो सकती है और बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होंगे। जो बताया जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव से संबंधित जो चीजें हैं उस पर समीक्षा की जाएगी और ये भी जो बैठक में चर्चा की जाएगी कि आने वाले कब तक जो है चुनाव की तारीखों की घोषणा करनी है। तो इन सब चीजों को लेकर के आज की जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार और एस संधू है, उनका पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहली बैठक है जिसमें आज मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से बहुत अहम बैठक हो जाती है और उसके बाद लोकसभा चुनाव को किस तरीके से करवाना है, क्या क्या रणनीति होनी है, उन सभी चीजों पर आज ये समीक्षा बैठक होगी। जी बिल्कुल अजीत, तो लंबे समय से जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, चुनाव आयुक्त के पद पर दोनों ही लोगों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया और ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान इस समय सबसे
अहम जानकारी बनी हुई है, क्योंकि अप्रैल माह में चुनाव होना है। तो क्या इसको लेकर नजदीक आने वाले समय में, यानी कि आज या कल में, चुनाव तारीखों के ऐलान की उम्मीद की जा सकती है? और देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा यहाँ कि आज जो बैठक होगी, बैठक के बाद हालांकि निर्णय आएगा कि क्या आगे की रणनीति करनी है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि आज की बैठक के बाद अगले 1 से 2 दिनों में, यानी आज या अगले 1 से 2 दिनों में जो चुनाव के तारीखों की घोषणा जो है उसकी संभावित यहाँ जो आशंका है वो जताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज या फिर अगले 1 से 2 दिनों में जो चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी, जिसके बाद औपचारिक रूप से जो चुनावी बिगुल है वो बच जाएगा। जो प्रत्याशी हैं वो औपचारिक रूप से हम लोगों के बीच में अपने जो चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार करने के लिए जुट जाएंगे। फिलहाल ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि आज इस बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, और संभावना ये भी जताई जा रही है कि अगर बैठक के बाद शायद आज के दिन ही जो चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरह से चुनाव आयोग के पद पर निर्णय की बात की जाए तो उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से तीखे निशाने देखने को मिल रहे हैं। अधीर रंजन का कहना है कि उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी थी, लेकिन क्योंकि समिति के पास में बहुमत था, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कल जब नामों की घोषणा हुई, हालांकि नामों की घोषणा खुद विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने की, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी, जिसमें उनको साफ तौर पर जो इस मुद्दे पर विवाद है वो देखने को मिला, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कुछ समय पहले ही जो लिस्ट है वो सौंपी गई, जिससे उनको समय नहीं मिल पाया कि किस तरीके से चयन करना है। और उसके बाद जिस तरीके से बहुमत वाली बात है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें जरूर रहता है। हालांकि वो सब बात अब एक तरफा से निकाला जा सकता है, क्योंकि अब अंतिम रूप दे दिया गया है और दोनों चुनाव आयुक्त ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है, और अब से कुछ देर में उसको लेकर के बैठक भी होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो तीखी प्रतिक्रिया हो या जो भी हो, अब उसका कोई ज्यादा कहा जा सकता कि महत्व नहीं बनता है। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा। चुनाव आयोग ने 763 पेजों की 2 लिस्ट की अपलोड। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6000 करोड़ का मिला चंदा। कांग्रेस को मिला 1421 करोड़ का चंदा, टीएमसी को मिला 1609 करोड़ का चंदा। बीआरएस के बारे में जानकारी दें तो बीआरएस को मिला 1214 करोड़ का चंदा। तो चुनाव आयोग ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा। सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला 6000 करोड़ से अधिक का चंदा। चुनाव आयोग ने 763 पेजों की रिपोर्ट की अपलोड। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की ये रिपोर्ट अपलोड की है। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से डेटा पारदर्शी करने का काम यहां पर चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को फटकार भी लगाई गई थी, जिसके बाद एसबीआई ने ये डेटा उपलब्ध कराया था चुनाव आयोग को। और इसी खबर पर हमारे साथ अजीत लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। जी अजीत, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अब सार्वजनिक कर दिया गया है, आज चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया गया है, जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। और देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मुद्दा था, बीते दिनों जब 11 मार्च को इस पर फैसला हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी और अगले दिन यानी 12 मार्च तक का जो समय है वो दिया था, जिसके बाद 12 मार्च को शाम के समय में एसबीआई ने चुनाव आयोग को जो ये चुनावी बॉन्ड से संबंधित जो डेटा है वो उपलब्ध करवाया था। जिसके बाद चुनाव आयोग को विशेष निर्देश दिए गए थे कि 15 तारीख तक उन्हें किसी भी तरीके से ये जो डाटा है वो सार्वजनिक रूप से पब्लिश करना है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस डेटा को पब्लिश किया, और इस डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड है वो भाजपा को दिए गए हैं। भाजपा ने तकरीबन 47% का जो बॉन्ड है उसे मिला है। लगभग 6000 करोड़ रुपए की जो चंदा है वो भाजपा को मिला है। जबकि अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर टीएमसी है, जिसे लगभग 12.5% यानी तकरीबन 1600 करोड़ रुपए का जो चंदा है वो दिया गया है। अगर यहाँ लिस्ट की बात करें तो कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पर आ रही है। कांग्रेस को लगभग 12% का जो चंदा है वो दिया गया, जो 1400 तकरीबन करोड़ का रुपए जो है चुनावी जो बॉन्ड है वो आता है। तो इस तरीके से चुनावी बॉन्ड को लेकर के अब चुनाव आयोग ने जो डाटा है वो सार्वजनिक कर दिया है, अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दी है। हालांकि इसको लेकर के आज एक इसमें अहम सुनवाई भी है और इसमें संशोधन की जो मांग की गई है
उसको लेकर के आज एक अहम सुनवाई है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि ये जो डेटा है वो पब्लिश कर दिया गया और ये डेटा 2019 के बाद से अब तक का जो डेटा है वो बताया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ये डेटा आज चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से चंदे का जो अमाउंट है उसमें भारी अंतर देखने को मिल रहा है, राजनीति भी अब इस पर खूब होगी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से, जिस मकसद से चुनावी बॉन्ड को लाया गया था, क्योंकि चुनावी बॉन्ड का लाने का मकसद ही यही था कि जिस पार्टी को जो चंदा मिल रहा है उसकी पारदर्शिता को दिखाया जाए। और इसी मकसद को सार्थक करते हुए इन तमाम जो चुनावी बॉन्ड जो डेटा है वो चुनाव आयोग ने पब्लिश कर दिया। यानी कि अब हर एक आम जो व्यक्ति है वो इस चीज को देख सकता है, आकलन कर सकता है कि किसको कितना चुनावी चंदा जो है वो दिया गया। अब सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं इसमें अंतर की, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो है 43% के साथ भाजपा को चुनावी चंदा दिया गया, जिसके बाद जो टीएमसी है वो दूसरे नंबर पर। और वो भी अगर मैं अंतर की बात करूं तो जहां भाजपा 45% के साथ। जी अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट से 11 मार्च के ऑर्डर में संशोधन करने की मांग। चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट से 11 मार्च के ऑर्डर में संशोधन करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा चुनाव आयोग को देने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा चुनाव आयोग को देने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल रूप में डेटा मौजूद रहेगा। बॉन्ड नंबर नहीं देने पर एसबीआई को नोटिस जारी। बॉन्ड नंबर नहीं देने पर एसबीआई को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सोमवार तक मांगा जवाब। बॉन्ड नंबर नहीं देने पर एसबीआई को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सोमवार तक मांगा जवाब। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, जिस तरह से लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात कर रहे थे, अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी सुनवाई भी निकलकर सामने आई है, जिसमें चुनाव आयोग ने डेटा की यहां पर मांग की है और एसबीआई को एक बार फिर से निर्देश दिए गए हैं। एसबीआई को नोटिस जारी किया गया है कि सोमवार तक बॉन्ड नंबर भी उपलब्ध कराए जाए। और देखिए, बिल्कुल बराबर जिस तरीके से पूरे मामले में विवाद, एक लंबा विवाद छिड़ा पड़ा है, क्योंकि इससे पहले जब 11 मार्च को इस पर सुनवाई थी तो उस समय भी एसबीआई ने 30 जून तक का जो समय है वो मांगा था। एसबीआई ने साफ तौर पर कहा था कि वो डेटा देने से मना नहीं कर रहे हैं, वो डेटा देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद एसबीआई को मजबूरन 12 मार्च को अपना डेटा जो है वो चुनाव आयोग को देना पड़ा। जिसके बाद आज जैसा कि मैं कुछ समय पहले कह भी रहा था कि इसमें संशोधन की जो मांग है वो की गई थी और संशोधन को लेकर के कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी। और उसी को लेकर के कहा जा सकता है कि कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और चुनावी बॉन्ड जो नंबर है उसके साथ जो तमाम जो डेटा है वो चुनाव आयोग को देने की बात कही है। तो अब देखना ये होगा कि एक बार फिर से अगले सोमवार यानी आने वाले सोमवार तक का जो समय दिया गया है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एसबीआई को कड़ी फटकार एक बार। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से। इस वक्त की अहम जानकारी, चुनाव बॉन्ड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट से 11 मार्च के ऑर्डर में संशोधन करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा चुनाव आयोग को देने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल रूप में मौजूद रहेगा डेटा। वहीं बॉन्ड नंबर नहीं देने पर एक बार फिर से एसबीआई को सवाल जवाब के घेरे में लिया गया है। एसबीआई को नोटिस जारी किया गया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सोमवार तक जवाब भी मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल रूप में डेटा रहेगा मौजूद। चुनाव आयोग ने की फैसले में संशोधन करने की मांग। बॉन्ड नंबर नहीं देने पर एसबीआई को एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है, सोमवार तक मांगा गया जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सोमवार तक मांगा जवाब। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के चंपावत, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। चंपावत साइंस सिटी भूमि पूजन कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे हैं।
आदि कैलाश में जरूर प्रधानमंत्री जी को ले जाना है। तो ऐसे अनेक काम, आज रेल भी हमारी काफी सारी शुरू हो गई हैं। आपने देखा चंपावत से शुरू हुई, अभी टनकपुर से देहरादून की, और दिल्ली की पहले से चल रही है। उसकी अभी थोड़ा समयावधि ज्यादा है, उसको भी हम लोग कम कराने पर पूरा आगे हमने अपनी मांग रखी है केंद्र में, वहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री में। ऐसे अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। आज इन सब कामों को बढ़ाने के लिए हम सबका समन्वय करने वाले हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, और अभी फिर से इनको जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हम सबकी भी इच्छा थी कि भाई यही बीच दोबारा से क्षेत्र की सेवा करें, क्योंकि बहुत सारे काम इन्होंने पहले यहाँ शुरू किए हैं। उन सब कामों को आगे बढ़ाना है, इनकी जानकारी में है, इन्होंने उन सब प्रस्तावों को आगे रखा है, तो ये मजबूत पैरवी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इनको जैसे भरपूर आशीर्वाद देते रहे हैं, वैसे भी चंपावत के लोगों पर तो चूंकि मेरा विशेष अधिकार है और उन्होंने मुझे 94% मत दिए थे, तो मेरा तो ये होगा कि भाई मेरे से भी ज्यादा मत इनको और मोदी जी को मिलने चाहिए, जिससे मैं कह पाऊं, जब आप लोगों ने मुझे 94% मत दिए थे उस समय तो मैं बिल्कुल चंपावत के लिए, एक तरह से चंपावत वालों ने मुझे अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था, मेरा समर्थन किया था बड़े बुजुर्गों ने। अब तो आप सबके साथ मैं लगातार काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि काफी सारे काम हम सबके सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़े हैं। उस समय भी मैं कहता था कि भाई चंपावत एक हमारा ऐसा क्षेत्र है जहां पार्टी की बात नहीं है, चंपावत के विकास की बात है, चंपावत के भविष्य की बात है। तो निकट भविष्य में आप सबका इसी प्रकार से इनको आशीर्वाद भी मिलेगा, सबका समर्थन मिलेगा, और सब लोग एक मत होकर आगे जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उस भारत को बनाने की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उसको आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर हमारे वहाँ पर जिला अध्यक्ष श्री निर्मल जी, प्रकाश तिवारी जी, पांडे जी और अनेक लोग, अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, हमारे जिलाधिकारी भी हैं, हमारे सभी यहाँ पर, हमारी ब्लॉक प्रमुख जी भी बैठी हैं, यहाँ से मैं उनको भी देख पा रहा हूँ। उधर भी हमारे सब बैठे हैं, पांडे जी से लेकर मुकेश कलखुड़िया और गोपू सामंत, अनेक पांडे जी, गिरी जी। अब मैं किन किन का नाम लूँ, अब मैं देखो सबका जान गया वहाँ से ना। आजकल क्या है कि सबसे मेरा परिचय हो गया, तो जितने भी बैठे हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी हमारे उपस्थित भाइयों एवं बहनों, और यहाँ मेरे साथ इस कार्यक्रम में, इस शुभारंभ अवसर पर यहाँ भी बड़ा जोर का कार्यक्रम हो रहा है। इतने लोग बैठे हैं यहाँ कि चंपावत में वो आज शिलान्यास हो रहा है, और पूरी जो है जो चहलकदमी है, खुशी है, वो देहरादून में भी हो रही है। हमारे प्रमुख सचिव सुधांशु जी यहाँ बैठे हुए हैं, सचिव शैलेश बगोली जी, इनका भी चंपावत से बड़ा, आप सबको पता है कि ये वहीं के पुत्र हैं, ये भी हैं। दुर्गेश पंत जी हैं, पराग जी, रौतेला जी, और सब पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत शानदार काम ये हुआ है। आज शिलान्यास और लोकार्पण हो गया है, और इसके लोकार्पण शिलान्यास से निश्चित रूप से चंपावत के विकास के मील का एक पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। हम राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार एवं यहाँ की आर्थिकी को जो सशक्त बनाने का जो हमारा अभियान है, उसका यह भी एक अहम हिस्सा है। हमारा राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य बने, इसके लिए हम। तो ये आप सुन पा रहे थे चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। कासगंज के थाना सुन्नीगढ़ क्षेत्र के बस्तर गांव में एक मामला सामने आया है, जहां शादी समारोह में खाना खाने के बाद 5 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए। आपको बता दें कि लोगों की हालत बिगड़ने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बस्तर गांव के रहने वाले श्याम बाबू की लड़की की शादी की दावत खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार हुए हैं, जिसके बाद उन्हें सीएससी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पटियाली एसडीएम और नायब तहसीलदार मरीजों से मिलने अस्पताल पहुंचे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं।
और इसके बाद आइए आपको लिए चलते हैं यूपी में बलरामपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। यहाँ पर उपस्थित बलरामपुर और श्रावस्ती के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतनी सुबह आप सब अपना काम धाम छोड़ करके विकास की इन परियोजनाओं के लिए, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर आए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। आज हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5-7 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा ये बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक और मां पाटेश्वरी की कृपा, आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर बरसती है। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए देवी पाटन तुलसीपुर में आते हैं। और दूसरी ओर जब हम श्रावस्ती की चर्चा करते हैं तो श्रावस्ती का इतिहास जुड़ता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुत्र कुश से, लव से, जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी इस श्रावस्ती में बना करके इसे एक पहचान दी थी। कौन नहीं जानता है कि श्रावस्ती भगवान बुद्ध ने एक संन्यास जीवन के सबसे अधिक चतुर्मास कहीं व्यतीत किए थे, इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और यही नहीं, 10वीं 11वीं सदी में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेल देव भी इसी श्रावस्ती के राजा के रूप में उन्होंने भारत की स्वाधीनता को, भारत के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए विदेशी शत्रुओं को रौंदने का कार्य भी किया था। एक और इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमारा श्रावस्ती जनपद जुड़ा हुआ है, वही आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी की कृपा। और आज जिस राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के विराजमान होने के इस गौरवशाली क्षण के हम साक्षी बने हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके नेतृत्व में हम सब जानते हैं इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की एक पावन धरा और वहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर, इन दो स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी। और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत है। हम सब जानते हैं इस धरती में लिया गया कोई भी संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है, वह पूरा होकर के रहता है। इस धरती का एक महात्मा है और यही कारण है कि इस धरती को कभी राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने अपने साधना से एक पहचान दिलाई थी। और इसी धरती का महत्व है। सरदार अटल जी ने अपना पहला राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी बलरामपुर जनपद से करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को भी योग्य शासन दिया और दुनिया को सुशासन का लाभ भी दिया। जब सुशासन की बात होती है तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हर भारतवासी के मुंह पे सहसा ही आ पड़ता है। ये धरती प्रारंभ से ही पुरुषार्थ की धरती रही है।
कि धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है, लेकिन चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिमा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे, अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको तो ये आप बलरामपुर से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।